नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और लेकर हाजिर हैं ये आवाज समाचार का ताजा तरीन एडिशन आपके लिए विद अपडेटेड न्यूज और वो खबरें जो आपके काम की भी हैं और आपके फायदे की भी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। टैरिफ अटैक के बाद खराब ग्लोबल संकेतों ने बिगाड़ा बाजार का मूड। अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले सभी गुड्स पर 34% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान 10 अप्रैल से लागू। टैरिफ अटैक के बाद खराब ग्लोबल संकेतों ने बिगाड़ा बाजार का मूड। सेंसेक्स निफ्टी भारी गिरावट के साथ हुए बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जोरदार बिकवाली। मेटल, फार्मा, तेल, गैस इंडेक्स सबसे ज्यादा गिरे। कल जोश दिखाने वाले फार्मा सेक्टर्स में आज मचा कोहराम। ट्रंप ने दी फार्मा पर बड़ा टैरिफ लगाने की धमकी। 4% तक टूटा निफ्टी। फार्मा इंडेक्स शेयर भी लुढ़के। ग्लोबल मंदी की आशंका और चीन की रेटिंग डाउनग्रेड से मेटल शेयर पिघले। निफ्टी मेटल इंडेक्स 6% तक टूटा। वहीं क्रूड में गिरावट जारी। आज फिर 4% तक टूटा ब्रेंट क्रूड। ट्रंप टैरिफ से एक्सपोर्टर्स में मचा हाहाकार। पिछले 24 घंटे से अलग अलग एक्सपोर्ट संगठनों की मैराथन बैठकें जारी। सरकार के सामने रखेंगे रोड मैप। बैंकॉक में पीएम मोदी ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के साथ पहली द्विपक्षीय बैठक में उठाया हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मामले में जांच और सुरक्षा की उम्मीद जताई। बंगाल में रामनवमी शोभा यात्रा पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। हाई कोर्ट ने हावड़ा में शर्तों के साथ पुराने रूट पर दी यात्रा की इजाजत। दिलीप घोष बोले, बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती ममता। नहीं रहे अभिनेता मनोज कुमार। मुंबई में 87 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगा दिए हैं। इससे पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। चीन को भी ट्रंप का टैरिफ चुभ रहा है। ट्रंप ने चीन पर 34% टैरिफ लगाया है। अब इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिका पर जवाबी टैरिफ ठोक दिया है। चीन ने अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले सभी गुड्स पर अतिरिक्त 34% टैरिफ लगा दिया है। चीन का टैरिफ 10 अप्रैल से लागू होगा। इतना ही नहीं, चीन ने यह भी कहा है कि वो अमेरिका से आने वाले मेडिकल सिटी एक्सरे ट्यूबों की जांच शुरू करेंगे और 2 अमेरिकी कंपनियों से पोल्ट्री उत्पादों के इंपोर्ट पर रोक लगाएंगे। जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया है, भारत के एक्सपोर्टर्स में हाहाकार मचा हुआ है। अलग अलग एक्सपोर्ट संगठनों ने बैठकें शुरू कर दी हैं। हालात से निपटने के लिए तौर तरीके तलाशे जा रहे हैं। जल्द ही इस मुद्दे पर वो सरकार से बातचीत करेंगे और अपना पूरा रोड मैप पेश करेंगे। और डिटेल्स लेते हैं, हमारे साथ है हमारे संवाददाता रोहन सिंह। तो रोहन, क्या खबर है? एक्सपोर्टर्स में किस तरह की इस समय बातचीत चल रही है? किस तरह का मंथन चल रहा है? आगे क्या देख रहे हैं वो? जी, कल जब से ये ऑर्डर आया है, ट्रंप टैरिफ ऑर्डर, तब से लेकर अब तक अलग अलग संगठनों की लगातार बैठकें हुई हैं। कल पूरे दिन और आज पूरे दिन इस तरह की बैठकें हुई हैं। और ये जो विचार हो रहा है वो ये हो रहा है कि किस तरीके से ट्रंप टैरिफ का जो इम्पैक्ट है उसको कम किया जा सके। खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कैसे कम किया जा सके। और इसके लिए 3 स्तरों पर बातचीत हो रही है। पहली, जो एक्सपोर्टर हैं वो अपने अमेरिकी खरीदारों से बात कर रहे हैं। जो मुख्य बातचीत का जो तरीका है वो ये है कि किस तरीके से प्राइस नेगोशिएशन किया जा सके, मार्जिन किस तरह से कम किया जा सके, जो नुकसान होगा क्या उसको साझा किया जा सकता है, क्या उसको बांटा जा सकता है। और कुछ स्तरों पर प्रोडक्ट रीडिजाइन करने की बात भी की जा सकती है, ताकि जो कॉस्ट है, लागत है, उसको कम किया जा सके, जिससे नुकसान कम हो। ये तो इंडिविजुअल एक्सपोर्टर की अपने खरीदारों से बात हो रही है। दूसरे स्तर पर तमाम जो एक्सपोर्ट संगठन है, चाहे वो फीओ हो या फिर जेम्स एंड ज्वेलरी संगठन ने भी आज पूरे अपने सभी सदस्यों को बुलाया, उनके साथ बैठ की, उनसे सुझाव मांगा। तो उस स्तर पर बातचीत हो रही है और तमाम जो सदस्य हैं उनसे क्लैरिटी लेने की कोशिश की जा रही है और साथ ही आगे का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट काउंसिल है, वो अपनी एक पूरी जो सजेशन
कंडीशंस की एक लिस्ट है वो बहुत जल्दी उद्योग मंत्रालय को देने वाला है। इसी तरह से अलग अलग संगठन अपनी जो रणनीति है वो बना रहे हैं। और तीसरा जो स्तर है वो है कि किस तरह से जो संगठन है वो सरकार से कैसे बात कर रहे हैं, तो उसको लेके भी अलग अलग संगठनों की तरफ से बहुत जल्दी सिफारिश सरकार को जानी जा रही है। तो अगले कुछ दिनों तक ये जो बैठकें हैं, ये बैठकों का जो दौर है वो लगातार चलता रहेगा और ये देखने की कोशिश होगी कि क्या किया जा सकता है, किस तरह से जो इम्पैक्ट है उसको कम किया जा सकता है। तो इंडिया का जेमिनरी एक्सपोर्ट का टोटल 30-35% सिर्फ यूएस यूज करता है और ये बहुत बड़ा सेटबैक होएगा इंडिया के लिए। 26% टैरिफ अमेरिकन बायर्स इतना आसानी से एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं। अभी टैरिफ को आए हुए 24 घंटा हुआ है और वी हैव अ टाइम डिफरेंस ऑल्सो। आवर पीपल आर टॉकिंग टू अमेरिकन रिटेलर्स, उनका क्या रिएक्शन है, कौन कितना डाइजेस्ट कर पाएगा, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट। इट्स नॉट ओनली दैट इंडिया इज सफरर, क्योंकि उनके पास हजारों रिटेलर में अगर जयमन ज्वेलरी का माल नहीं आएगा तो उनका भी जॉब लॉस होएगा। Everybody is still digesting all this information कि कुछ ऑर्डर्स पोस्टपोन करे जाएंगे, हो सकता है कुछ करा जाए कि आप क्योंकि सेल ऑब्वियसली कम होएगी तो इन एंटिसिपेशन लोग ख़रीदना बंद कर देंगे। कुछ हैं जो होर्डिंग करेंगे, कुछ हैं जो ख़रीदना बंद कर देंगे। ऑब्वियसली जो आपके टॉयज़ जैसी चीज़ है उसके ऊपर आपके परचेज डिसीजन पोस्टपोन करी जाएगी। सो वी डू सी दिस काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट वेयर वील हैव टू होल्ड इन्वेंट्री फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड सेंड लेटर। सो द फास्टर द गवर्नमेंट वर्क्स ऑन गेटिंग द FTA, द बेटर इट इज़ गोइंग टू बी फॉर द इंडस्ट्री। ट्रम्प के टैरिफ से पूरी दुनिया में इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर जैसा माहौल बन गया, लेकिन टैरिफ लगने के बावजूद भारत का टेक्सटाइल सेक्टर इसमें फायदे में दिख रहा है। देखिए केतन जोशी की रिपोर्ट जो बता रही है कि कैसे इस पूरे मामले में भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को फायदा भी हो सकता है। कई साल से चीन, बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका जैसे देश भारत को टेक्सटाइल सेक्टर में कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अब ट्रम्प टैरिफ से गेम बदल सकता है। अमेरिका ने चीन पर 54%, वियतनाम पर 46%, बांग्लादेश पर 37%, जबकि भारत पर 26% टैरिफ लगाया है। अमेरिका के सालाना टेक्सटाइल इंपोर्ट में भारत का हिस्सा सिर्फ 6% है, जबकि चीन से 21%, वियतनाम से 19% और बांग्लादेश से 9% इंपोर्ट होता है। टेक्सटाइल कंपनी वेल्सपन के मैनेजमेंट का मानना है कि भारत के छोटे और मझोले टेक्सटाइल प्लेयर अब ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर वेल्सपन एंड इंडिया बोथ, और इसमें कहीं ना कहीं जो 80 बिलियन का अपना टेक्सटाइल का इंपोर्ट है यूएस का, जिसमें से $10 बिलियन ही अभी तक इंडिया कर रहा है। सो देयर इज फुल अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब 30-40 बिलियन टन विच चाइना इज गोइंग टू लूज और विच इज वियतनाम इज गोइंग टू लूज। अमेरिका करीब $80 बिलियन का टेक्सटाइल सालाना इंपोर्ट करता है, जिसमें वित्त वर्ष 2024 में भारत का हिस्सा $10 बिलियन का था। पावरलूम डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल मानता है कि सरकार थोड़ी मदद करे तो एक्सपोर्ट डबल हो सकता है। तो ये मौका हमें बहुत हाथ में लगा है, तो इसका शेयर हमको 6 से 12% हम लोग बहुत शॉर्ट समय में कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ने इसको बहुत पॉजिटिवली लिया है, तो अगर इसका एक्शन आ जाता है और हमारे नेगोशिएशन भी यूएस के साथ हो जाते हैं तो हमारा शेयर आराम से बढ़ेगा। और ये शॉर्ट टर्म पीरियड है जो हम लोग 2-3 महीने का जो हम लोग साइन करना है, बाकी हमारा इंडिया के लिए ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी है। भारत का कपड़ों का निर्यात बढ़ता है तो देश में लाखों नए रोजगार का निर्माण भी होगा। टैरिफ के रूप में आई आपदा को भी हम अवसर के रूप में पलट सकते हैं। अगर सरकार टेक्सटाइल सेक्टर को कुछ राहत देती है तो अमेरिका में अगले कुछ साल में हम अपना एक्सपोर्ट है वो कई गुना कर सकते हैं। केतन जोशी, अहमदाबाद। इधर ट्रंप के टैरिफ बम ने आज भारतीय बाजारों का अच्छा खासा मूड बिगाड़ा। सेंसेक्स निफ्टी में भारी गिरावट रही। निफ्टी 346 पॉइंट गिरा तो सेंसेक्स 931 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज जोरदार बिकवाली हुई। एफएमसीजी को भी अगर छोड़ दें बस उसे, तो बीएससी के सभी सेक्टर इंडेक्स में आज गिरावट रही। डिटेल्स के साथ है हमारी सहयोगी कंचन नौटियाल। तो कंचन, एक बुरा दिन था बाजार के लिए। इस गिरावट में
क्या कोई ऐसा रहा जो टिक भी पाया और कहां सबसे ज्यादा मार पड़ी? तो डेफिनेटली आज के सत्र में ग्लोबल अनिश्चितताओं के चलते जो बाजार के अंदर डेंट है वो गहरा लगा है। इन्वेस्टर्स की जेब से काफी बड़ा पैसा आज निकलता हुआ दिखाई दिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो आइए देखते हैं किस तरीके का एक्शन रहा है। बजाज फाइनेंस क्वार्टरली अपडेट्स कंपनी ने प्रेजेंट किए हैं अपने। टाटा कंज्यूमर, HDFC बैंक क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं। साथ में ब्रोकरेज ने यहाँ पे अपग्रेड कर दिया है। अच्छे खासे लक्ष्य दिखाई दे रहे हैं आने वाले टाइम पे। और अपोलो हॉस्पिटल में भी आज 1% की बढ़त देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो देखिए मेटल जितना भी पैक था वो आज डेंट खाया था। इसके साथ ही साथ जितने भी ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स थे वहां पे भी एक पेन था, IT में पेन था, फार्मा में पेन था और वही पेन आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। टाटा मोटर्स, ONGC, हिंडाल्को, टाटा स्टील आज के निफ्टी के टॉप लूजर बने हैं। बात करते हैं कि इस टाइम पे मिड कैप में किसने एक्शन दिखाया है। पॉजिटिव नोट पे मैरिको, FMCG हालांकि आज एक फ्लैट नोट पे बंद हुआ है, यानी कि यहाँ पे हमें गिरावट नहीं देखने को मिली है। मैक्स फाइनेंशियल, मैक्स हेल्थ केयर और साथ ही साथ कोलगेट में हमें एक अपमूव देखने को मिला है। लेकिन आप मिड कैप की गिरावट देखिए कितनी ज्यादा आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी। हिंदुस्तान जिंक 7%, NMDC 8%, मजगांव में 7.25% और भारत फॉर्ज भी करीबन 8.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो आज का जो पेन था वो काफी ज्यादा पेनफुल था। जी कंचन, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। टैरिफ वॉर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक और बयान ने फिर और खलबली मचा दी है। ट्रंप ने फार्मा सेक्टर पर एक बड़ा टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली। The pharma is going to be starting to come in, I think, at a level that you haven't really seen before. We are looking at pharma right now, pharmaceuticals as a separate category. And we'll be announcing that sometime in the near future, not too distant future. तो ट्रंप के ताज़ा ऐलान के बाद कल का सबसे बड़ा हीरो सेक्टर फार्मा आज बाजार में सबसे ज़्यादा गिरा। पूरी डिटेल्स लेते हैं अपनी सहयोगी विन्नी मोतीवाला से। तो विन्नी, ट्रंप साहब का एक और ऐलान आ गया, भारतीय फार्मा कंपनियों पर कितना असर अब इसका पड़ेगा? बिल्कुल, तो आज जो रीसेंट कमेंट्री आई है ट्रंप से और प्रेसिडेंट ट्रंप से, उन्होंने बताया है कि अब वो फार्मा को एक सेपरेट कैटेगरी की तरह देख रहे हैं। कल भी हमको पता था कि यस फार्मा में आएंगे टैरिफ्स, पर कब आएंगे, क्या आएंगे, कैसे आएंगे वो नहीं पता था। अब थोड़ी और क्लैरिटी आ रही है कि उन्होंने बोला वो अनाउंस कर लेंगे ये टैरिफ नियर फ्यूचर में होंगे और डिस्टेंट फ्यूचर में नहीं। तो जल्दी जल्द हम देख सकते हैं कि मे बी फार्मा में भी कोई टैरिफ्स की अनाउंसमेंट आ सकती है। अभी ये अंडर रिव्यू है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप की कमेंट्री थी। नाउ रिकैप करते हैं कि क्या हुआ था, इंडिया में कितनी टैरिफ लग रही है फार्मा प्रोडक्ट्स पे, कितना US में जो जा रही है प्रोडक्ट। नाउ इंडिया जो चार्ज कर रहे हैं टैरिफ US इंपोर्ट्स पे, फार्मा इंपोर्ट्स पे, वो फ्रॉम US जो है वो है 10% की टैरिफ, वाइल US अभी कोई टैरिफ नहीं चार्ज कर रहा है इंडिया पे। तो ऑब्वियसली उसकी वजह से ये टैरिफ की बात चल रही है। सबसे ज़्यादा रिस्क किसको है ये फार्मा सेक्टर में, और कौन सी कंपनीज को सबसे ज़्यादा रिस्क है? जेनेरिक फॉर्मुलेशन प्लेयर्स और CMO प्लेयर्स फार्मा सेक्टर में सबसे ज़्यादा रिस्क में हैं। उनकी सबसे ज़्यादा एक्सपोजर होती है स्पेशली जेनेरिक प्लेयर्स की US मार्केट में, और उसकी वजह से उन पे इम्पैक्ट भी थोड़ा ज़्यादा होगा। ओवरऑल बात करें तो सिटी ने बताया है कि एनालिसिस करके कि वन टाइम का जो EBITDA इम्पैक्ट इन कंपनीज पे हो सकता है वो एज मच एज 9 to 12% की रेंज के बीच में हो सकता है। नाउ डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट एक्सपोजर है, उसकी बात कर लेते हैं। ग्लैंड फार्मा 50% एक्सपोजर है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा इबिटा पे वो होगा अराउंड 8 to 10% में। औरोबिंदो फार्मा 48% की एक्सपोजर है US से, वहाँ पे इम्पैक्ट होगा अराउंड 12 से 13%। डॉक्टर रेड्डीज भी 10 से 12% की इम्पैक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उस पर भी उनका एक्सपोजर है अराउंड 47%। लुपिन 37% है एक्सपोजर, उसका इम्पैक्ट होगा 6 to 7%। सिप्ला का भी 5% से कम ही होगा इम्पैक्ट, सन फार्मा और टोरेंट फार्मा। तो यहाँ पे लुपिन, सिप्ला, सन, टोरेंट इम्पैक्ट कम है ना। इनमें से कई सारा कंपनी है यहाँ पे जहाँ पे US में उनकी ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, तो वो वहाँ से प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इसीलिए सिप्ला देखे, लुपिन देखे, डॉक्टर रेड्डीज देखे, इनकी इम्पैक्ट थोड़ी कम है इन टर्म्स ऑफ इबिटा। दूसरी कंपनी जिसकी ऑलरेडी वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो है सिंजन, पिरामल फार्मा और सायो लाइफ साइंसेस, तो इन पे इम्पैक्ट थोड़ा कम हो सकता है। पर ओवरऑल एज ऑफ नाउ फार्मा थोड़ा प्रेशर में है आज, जो रीसेंट कमेंट्रीज आई उसकी वजह से। जी शुक्रिया।
इधर ट्रंप के टैरिफ के तूफान से दुनिया भर के बाजारों में त्राहिमाम मचा हुआ है। तो आवाज अड्डा में आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, कब थमेगा तूफान। 7:57 पर जरूर जुड़िए हमारे साथ। पेटीएम के साउंड बॉक्स पर अब आपको पेमेंट स्क्रीन भी दिखेगी। स्टार्टअप महाकुंभ में पेटीएम के सीईओ और फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम साउंड बॉक्स के नए फीचर, ट्रंप टैरिफ और अन्य मुद्दों पर हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनिए। सर, पेटीएम पर 3 रुपए प्राप्त हुए। देखिए, अभी तक आपको आवाज आती थी, हमने इस पे एक स्क्रीन लगा दिया है, जिसकी वजह से जब बहुत बार ग्राहकों को अच्छा नहीं लगता या दुकानदार को अच्छा नहीं लगता कि वो आवाज करे सिर्फ, तो ये पेमेंट एक्वायर करता रहेगा और वो यहाँ पे पढ़ सकता है। टिपिकली ये उन दुकानों पे हमने देखा जहाँ पे बड़ा पेमेंट होता है, 10-20 हज़ार रुपए का पेमेंट होता है, तो वो चाहते नहीं है कि दुकान पे सबको पता चले और सबको बोले कि इन्होंने पेमेंट करी, इन्होंने कौन करा। तो ये उस जगह के लिए है जहाँ पे साउंड बॉक्स चाहिए परंतु आपको विजुअल कंफर्मेशन भी चाहिए। सोलर वाला भी इसमें हाँ बिल्कुल। तो इसमें इस पर्टिकुलर वन जहाँ पे हमने ये स्क्रीन लगाया है, यहीं पे हम सोलर चिप लगा देते हैं। वो टिपिकली उस जगह पे है जहाँ पे सोलर चाहिए, तो इसका मतलब वो बाहर के लिए है। तो हमने सोलर लोकेशन को ही यहाँ पे स्क्रीन में कन्वर्ट किया है। तो सोलर साउंड बॉक्स का फायदा ये है कि उसको चार्ज ही नहीं करना पड़ता। तो पेटीएम के साउंड बॉक्स में बहुत सारे जो वेरिएंट्स हम ला रहे हैं वो इसी चीज़ के लिए ला रहे हैं कि दुकानदार को, चाहे वो बड़े स्टोर में बैठा हो, चाहे वो एक लेट्स से स्ट्रीट वेंडर हो, उसको सब तरह से पेमेंट हम सॉल्व करें। सर, एक जो ट्रम्प टैरिफ आया उसके बाद आप ये पेमेंट फिनटेक सेक्टर में क्या कुछ बदलाव, कुछ चैलेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, सबसे बढ़िया क्या है कि हमारा फिनटेक और पेमेंट सिस्टम आत्मनिर्भर है। ये ट्रूली आत्मनिर्भर भारत की पहली पहचान कि पेमेंट हमारा देश में ही बना हुआ है। तो इसलिए हमें ट्रंप सरकार के टैरिफ से या किसी और बाहर की एक्टिविटी से मोर और लेस सिग्निफिकेंट शील्डिंग रहती है। बट इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है जो यंग स्टार्टअप्स को होती है। वो होती है कि उनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलते, क्योंकि इन्वेस्टर सोचता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं शायद यूएस के स्टॉक सस्ते हो गए तो मैं वहाँ इन्वेस्ट कर लूँ। तो एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब माहौल थोड़ा शांत हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। जल्दी देश में एयर टैक्सी की टेस्टिंग शुरू होने जा रही है। बंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप सरला एविएशन ने बंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ एक करार किया है। भारत मंडपम में चल रहे स्टार्टअप महाकुंभ में इस एयर टैक्सी के प्रोटोटाइप को बताया गया है, दिखाया गया है। चलिए आपको भी दिखाते हैं कि कैसी है ये एयर टैक्सी। स्टार्टअप महाकुंभ में अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो स्टार्टअप जो देश में एयर टैक्सी का कॉन्सेप्ट लेकर आने जा रहा है और किस तरह से ये एयर टैक्सी तैयार की गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप है जो स्टार्टअप महाकुंभ में शोकेस किया गया है। एविएशन के क्षेत्र में जो स्टार्टअप है, इनका नाम है सरला एविएशन, बेंगलुरु बेस्ड ये कंपनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एयर टैक्सी का जो प्रोटोटाइप है, आपको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत झलक लगेगी ड्रोन की, लेकिन जो ये पूरी तरह से एयर टैक्सी है, मैं आपको बता दूं ये देश में ही बनाई गई है, बंगलुरु में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई है। अब इसकी खासियत क्या रहेगी, तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम कैपेसिटी की बात करें, पैसेंजर कैपेसिटी की, तो 6+1 है, यानी कि पायलट के साथ 6 और लोग एयर टैक्सी में बैठ सकते हैं और 30 से 40 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय कर सकते हैं। इसके लिए इसको चार्ज करना होगा। पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ये एयर टैक्सी है और कंपनी की तरफ से जानकारी दी गई है कि जब आप इस एयर टैक्सी को 20 से 25 मिनट में पूरा चार्ज कर लेते हैं तो 30 से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस आप आसानी से कवर कर पाएंगे, वो भी 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। एक अपडेट ये भी है कि सरला एविएशन जो इस तरह के एयर टैक्सी को लाने जा रहा है, उन्होंने शुरुआत में बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ टाई अप भी किया है। अगले 4 से महीने में इसका ट्रायल भी शुरू हो जाएगा, इसकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी और कंपनी की तरफ से जानकारी दी गई है कि 2028 में एयर टैक्सी भारत में भी उड़ती हुई दिखाई देगी। दीपाली नंदा, दिल्ली। इंडिया का एआई कैसा होगा, ये चैट जीपीटी और ओपन एआई से कितना अलग होगा और इंडिया का अपना एआई कब लॉन्च हो सकता है, इन सवालों पर हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने आईटी मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी और इंडिया एआई मिशन के चीफ एग्जीक्यूटिव अभिषेक सिंह से खास बातचीत की। भारत सरकार का तो इंडिया एआई मिशन के तहत है कि जो जो चाहिए स्टार्टअप्स को और रिसर्चर्स को एआई प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, उसकी सारी
इकोसिस्टम तैयार करना, उसकी सारी इनपुट्स प्रोवाइड करना, जीपीयूज प्रोवाइड करना, कंप्यूटर डेटा सेट्स प्रोवाइड करना। इनोवेशन हमारे स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स करेंगे, उनमें कैपेबिलिटी है, उनमें टैलेंट है, और हमें उम्मीद है कि जब इंडिया का फाउंडेशन मॉडल आएगा तो इंडिया का फाउंडेशन मॉडल होगा, वो इंडिया के डेटा सेट्स पे ट्रेंड होगा, भारतीय भाषाओं के ऊपर होगा, हमारे कल्चर के कॉन्टेक्स्ट को कैप्चर करेगा और हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। वॉइस बेस्ड होगा प्राइमरली, क्योंकि हमारे देश में बोलचाल की भाषा ज़्यादा कॉमन है ग्रामीण अंचलों में और छोटे शहरों में, तो वहाँ लोग वॉइस के माध्यम से स्वास्थ्य के बारे में, कृषि के बारे में, पढ़ाई के बारे में और अपनी सारी जानकारी और सरकारी सेवाओं के बारे में पूछ पाएंगे, उनको जवाब मिल पाएगा। तो इंडिया का इनोवेशन उस दिशा में होगा। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हमारे रिसर्चर्स और स्टार्टअप्स ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाने में कामयाब होंगे। पिछले साल 2024 में साइबर फ्रॉड के जरिए भारतीयों को 22,800 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया। 2023 की तुलना में देखें तो सिर्फ एक साल के अंदर फ्रॉड की रकम दोगुना हो गई। संसद में एक सवाल के जवाब में टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने जानकारी दी है। डिटेल्स के साथ है हमारे सहयोगी असीम बनचंदा। तो असीम, सरकार क्या कह रही है अपने जवाब में और इतनी तेजी से क्यों बढ़ता जा रहा है साइबर फ्रॉड? साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि जो साइबर फ्रॉड की नेशनल हेल्पलाइन है उसके ऊपर सरकार को पिछले साल 20 लाख से ज्यादा शिकायतें मिली और साइबर फ्रॉड के जरिए भारतीयों को 22,800 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाया गया। सबसे ज्यादा चूना शेयर मार्केट में निवेश करने के नाम पर या फिर किसी दूसरे निवेश में ज्यादा रिटर्न देने के नाम पर लगाया गया। इतना ही नहीं, डिजिटल अरेस्ट की संख्या में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो अगर आपके पास भी इस तरह की कोई साइबर फ्रॉड करने की कॉल आती है तो इसकी शिकायत साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 के ऊपर भी करें। सरकार ने इस पोर्टल को एक डिजिटल इंटेलिजेंस पोर्टल भी बनाया है, उसको सभी राज्यों की पुलिस के साथ जोड़ दिया है। जैसे ही कोई शिकायत सरकार को मिलती है, सरकार इस शिकायत को उस पोर्टल के ऊपर अपलोड कर देती है और उसके जरिए उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। लेकिन यहाँ पर उपभोक्ता को भी सावधान रहने की जरूरत है। उपभोक्ता के पास अगर किसी इस तरह का साइबर फ्रॉड होता है तो उसकी शिकायत जरूर करें, सरकार उसके ऊपर एक्शन लेगी। लेकिन आपकी सावधानी आपको साइबर फ्रॉड से बचा सकती है। जी शुक्रिया। तो आखिर क्यों बढ़ता जा रहा है साइबर फ्रॉड और क्या है इसका इलाज? क्या कोई तरीका है जिससे आप बच भी सकते हैं या अगला शिकार होंगे आप? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 5:57 पर जरूर जुड़िए हमारे साथ। साइबर फ्रॉड का वार, डबल हुई रफ्तार। साल का वो वक्त फिर आ गया है। न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट 2025 आ रहा है। एक साथ लेकर आ रहा है उन सबसे बड़े नामों को जो भारत के भविष्य को देंगे आकार। 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका हिस्सा बनने का मौका ना गंवाएं। जरूर जुड़िए राइजिंग भारत समिट के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के साथ बैंकॉक में द्विपक्षीय मुलाकात की। इस मौके पर यूनुस ने पीएम मोदी को एक तस्वीर भी गिफ्ट की। ये तस्वीर 3 जनवरी 2015 की है। इस दिन प्रधानमंत्री मोदी 102वीं इंडियन साइंस कांग्रेस में प्रोफेसर यूनुस को गोल्ड मेडल उन्होंने दिया था। ये उसी की तस्वीर है। दोनों नेताओं के बीच हिंदुओं की सुरक्षा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मामले में जांच और सुरक्षा मुद्दे के अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। भारी हंगामे के बीच संसद का बजट सत्र आज खत्म हो गया। आखिर के 2 दिनों में देर रात तक दोनों सदनों की कार्रवाई चली और भारी विरोध के बीच पास हुआ वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों से पारित हो गया। इसके साथ ही दोनों सदनों से कुल 16 बिल पारित हुए हैं। संसद के इस पूरे बजट सत्र के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, संसद का बजट सत्र क्या कहें, कितना सफल रहा? बेसिकली संसद का बजट सत्र की जब शुरुआत हुई थी तो उम्मीद नहीं थी कि इसका समापन कुछ इस तरीके से होगा। अंत आते आते तक हंगामा इस कदर बढ़ गया और ख़ास तौर से तब जब सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पेश किया कि देर रात तक दोनों सदनों की कार्रवाई आखिर के 2 दिनों में देर रात तक चली और फिर आधी रात के बाद बिल को पहले लोकसभा से और फिर राज्यसभा से पारित किया गया। और इसके साथ ही वक्फ संशोधन बिल सदन के दोनों सदनों से पारित हो गया। और इसके अलावा सरकार ने इस बिल को पारित करने के साथ साथ दोनों सदनों के कुल मिलाकर 26 बैठकें हुई और कुल 16 बिल पारित किए गए। लेकिन इससे पहले जो एक महत्वपूर्ण बिल पारित हुआ वह है बजट को
लेकर के फाइनेंस बिल, जिसमें इनकम टैक्स में जो बड़ी राहत का ऐलान किया गया था, जो चालू कारोबारी साल से लागू किया जाएगा, वो पिछले कारोबारी साल खत्म होने से पहले इस बिल को भी सदन पारित करने में कामयाब रहा। अगर आप देखें, इसके अलावा इनकम टैक्स में राहत देने वाले बिल के अलावा डिपॉजिटर और इन्वेस्टर्स के हितों के लिए बैंकिंग अमेंडमेंट बिल को सरकार ने पारित किया। साथ ही साथ विदेश विधेयक को भी सरकार ने यहाँ पे पारित किया, जिससे भारत आने जाने वाले लोगों के नियमों को कैसे और ज़्यादा आसान बनाया जाए। अगर प्रोडक्टिविटी के हिसाब से देखें तो लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 118% रही, तो राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 119% रही। लेकिन इस सत्र को कहें तो इस कदर से याद किया जाएगा, एक तो इनकम टैक्स में राहत के लिहाज से, दूसरा वक्फ संशोधन बिल के लिहाज से, जिसको सरकार ने दोनों सदनों में पारित कर दिया है, और इसका असर आने वाले कुछ दिनों तक देखने को मिल सकता है, खास तौर से जब बिहार जैसे राज्यों में चुनाव होंगे तो। जी शुक्रिया। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के मामले पर दिल्ली में बीजेपी सांसदों ने हंगामा किया। दिल्ली में मौजूद बंग भवन के सामने बीजेपी के सांसद इकट्ठा हुए, जिसमें केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार भी शामिल थे। उन्होंने बंगाल की ममता सरकार पर आरोप लगाया कि वो बीजेपी नेताओं को झूठे आरोपों में फंसाने वाली है। उन्होंने दावा किया कि रामनवमी के अवसर पर पश्चिम बंगाल में करोड़ों की संख्या में शोभा यात्रा निकालेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की पुलिस झूठे आरोप लगाकर बीजेपी नेताओं को फंसाएगी। देखिए, आज मकसद ये था कि जिस तरीके से बंगाल में हमारे हिंदुओं के ऊपर एक के बाद एक अत्याचार हो रही है, बंगाल में एक के बाद एक हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, दंगा हो रहे हैं, और ये ममता बनर्जी करा रही है। इसके खिलाफ आज बंगाल के रेसिडेंस कमीशन के विरुद्ध हमारे यहाँ जनता परमिशन की मोहताज नहीं है, हिंदू किसी भी परमिशन की मोहताज नहीं है। हिंदू रामनवमी सालों से मनाते आ रही है, इस बार भी मनाएगी। ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं है, उनकी औकात नहीं है कि वो बंद करे। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर एक बार फिर सियासी संग्राम छिड़ गया है। हावड़ा में रामनवमी की शोभा यात्रा की इजाजत नहीं मिलने पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। बीजेपी ने इसी मुद्दे पर ममता सरकार को हिंदू विरोधी करार दिया है, जिस वजह से ये लड़ाई अब बंगाल की राजनीति में उबाले मारने लगी है। रामनवमी से ठीक पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर संग्राम छिड़ गया है। कमोबेश इस बार भी उसी वजह का जिक्र किया जा रहा है, जिस वजह से हर साल रामनवमी पर बवाल होता है। लेकिन बीजेपी ने भी तय कर लिया है कि रामनवमी को मनाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। यही वजह है कि कोलकाता की सड़कों पर इस उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। पूरे इस रोड पर, ये केडीसी सुभाष बोस रोड है, ये इस रोड पर झंडे लगा रहे हैं। इसे जिस जगह मैं मौजूद हूँ, इसे कोलकाता का दिल कहा जाता है। किसने कहा ये झंडे लगाने के लिए? बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं। किसने कहा ये झंडे लगाने के लिए? बीजेपी। किसने कहा झंडा नहीं? हम सनातनी हैं। अच्छा। और हमारा महापर्व आ रहा रामनवमी का शुभ अवसर पे हम लोग पूरे कलकत्ता महानगर को एकदम गेरुआमय करना चाहते हैं। इस बार रामनवमी पर सियासी घमासान की नींव पड़ी है हावड़ा से, जहां शोभा यात्रा की इजाजत नहीं दी गई है। बीजेपी ने ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश रची जा रही है। उनके जैसा निकम्मा मुख्यमंत्री देश में नहीं है। फिर आप सरकार में है फुल मेजोरिटी के साथ, और समाज में इस पर घटना हो रही, पुलिस क्या सो रही है? आप क्यों नहीं पकड़ते? मतलब जो भी है उसको उठाओ, पकड़ो, सब वीडियो अवेलेबल होता है। इस दौरान बीजेपी नेता दिलीप घोष ने यह भी आरोप लगाया कि हिंदू उत्सवों पर बंगाल सरकार का ये रवैया मुस्लिम तुष्टीकरण का नतीजा है। इतना ही नहीं, उन्होंने सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि ममता सरकार को ईद से कोई दिक्कत नहीं, रामनवमी से दिक्कत है। अभी ईद हो गया, रास्ता में लाइट लगा दिए, लेकिन अब रास्ता में चल नहीं सकते, इतना गड्ढा है। ये जान गए कि मुसलमान तो हमारा वोटर है, मजबूर है, इसलिए कोई डेवलपमेंट का काम मत करो। मुस्लिम समाज को भी सोचना चाहिए कि आपको खेल डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लालच दे रहे हैं, आपकी विकास नहीं हो रही। बंगाल के मुसलमान को गरीब रख करके बीजेपी का नाम से डरा करके वोट लेना, ये कब तक चलना चाहिए? दरअसल पश्चिम बंगाल में ये कोई पहली बार नहीं है जब रामनवमी को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप जोर पकड़ रहे हैं। हर बार पश्चिम बंगाल में शोभा यात्रा के दौरान बवाल होता रहा है। कहीं शोभा यात्रा को रोका जाता है तो कहीं पथराव किया जाता है। यही वजह है कि बीजेपी ममता सरकार को घेरने का
कोई मौका नहीं छोड़ रही है। रामनवमी पर सियासी हंगामे के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। हिंदू पक्ष की अर्जी पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने रामनवमी पर शोभा यात्रा की सशर्त इजाजत दे दी है। हाईकोर्ट ने हथियार लेकर नहीं चलने की शर्त शोभा यात्रा के साथ शोभा यात्रा को इजाजत दी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी और साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं बस एक क्लिक पर तमाम ताज़ा खबरें। नमस्कार।